नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर स्पेशल बायोलॉजी के लिए। तो आज जो टॉपिक हमारे पास है वो क्लास 11th की, और जो कि काफ़ी स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल चैप्टर है। वो क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और नीट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज जो है हम सेकेंड चैप्टर के रूप में क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो नीट और क्लास 11th, इसको मैंने पार्ट 1 डाला है क्योंकि चैप्टर लंबा तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। लेकिन हम लोग छोटा छोटा वीडियो यानी कि 10 मिनट 15 मिनट में आपका एक एक छोटा छोटा पार्ट जो कि क्लियर कन्फर्म होगी, जो आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहली बात ये करते हैं, जो जीवों का वर्गीकरण है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोस का मतलब वैसे भी आपको जीव है, यानी जीवित जीवों का जो वर्गीकरण है वो कैसे, किसने, क्यों किया, क्या आवश्यकता थी, इसको तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। भाई अगर सीधी सी बात करें तो आपके एक क्लास 11th की बात कर लें तो कुछ देखो, ध्यान ये रखना है तो क्लास 11th ही, लेकिन क्लास 11th के स्टूडेंट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत ज़्यादा तेज हों पढ़ने में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मीडियम लेवल के होंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज हैं ना बहुत ज़्यादा गधे हैं वो। तो लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में गधे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पढ़ने में गधे हैं लेकिन शरारती बिल्कुल नहीं हैं। तो ऐसे ही 4-5 समूह बन गया क्लास 11th में ही। 5 समूह बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। उसी तरह से जीवित जीव हैं, सभी जीव जीवित ही हैं, मतलब वो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, जनन कर सकते हैं, जीवित सभी हैं। मतलब जैसे क्लास 11th उसमें एक शब्द था, वैसे इसमें जीवित जीव एक है। उन जीवित जीवों को अलग अलग समूहों में रखा गया अध्ययन की सुविधा के लिए, उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर हम एक बच्चे को या अगर एक क्लास को, एक स्पीसीज को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आने वाली सारी स्पीसीज के बारे में हम समझ जाएंगे। इसीलिए जीवों का वर्गीकरण किया गया। तो जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहला वर्गीकरण जो कि किसी बायोलॉजिकल टर्म पर या कोई साइंटिफिक रूल नहीं लगा था उस पर, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई साइंटिफिक रूल नहीं था उस पर। तो पहला वर्गीकरण भारतीय आयुर्वेदाचार्य द्वारा। अब भारतीय सबसे बड़ी बात है इंडियन होने का, और ये लाइन आपको किसी भी टीचर ने शायद बहुत रेयर केस में ये बातें आपको बताते होंगे कि यहाँ पर जो पहला, क्योंकि सभी जो हैं वो अरस्तु से शुरू करेंगे, लिनियस, कोपलैंड, हेकल, आर.एच. व्हिटकर, बस खत्म हो जाता है। लेकिन हम भारतीय हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, तो भारत से क्वेश्चन तो बनना स्वाभाविक रहता है, तो आप ये समझेंगे आज। तो भारतीय आयुर्वेदाचार्य यानी कि भाई जब आप डॉक्टर बनेंगे तो कुछ आयुर्वेदिक के बनेंगे, कुछ अंग्रेज वाले बनेंगे, इंग्लिश वाले, कि हम मेडिकल इंग्लिश दवा बेचते हैं, इंग्लिश दवा देते हैं, आयुर्वेदिक वाले नहीं है। लेकिन आयुर्वेदाचार्य बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना जो नीट है वो आयुर्वेदा चयन करके उससे काम करते हैं। तो पहला वर्गीकरण जो है भारतीय आयुर्वेदाचार्य द्वारा, जिनका नाम चरक और सुश्रुत था, 2 साइंटिस्ट थे, दोनों आयुर्वेदिक के ज्ञाता थे, और इनका जो वर्गीकरण का आधार था वो चल और अचल था। मतलब इन्होंने ऐसे बंटवारा किया कि कुछ जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे उनको इन्होंने कहा चल, और जो जीव एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं उनको इन्होंने अचल नाम दिया, मतलब स्थिर रहेंगे। तो इस बेस पर इन्होंने वर्गीकरण किया कि जो चल हैं उनको इन्होंने जंगमा समूह में, और जो अचल हैं उनको इन्होंने अस्थावरा समूह नाम दिया। अस्थावरा का मतलब स्थित, ठीक है ना। अब अस्थावरा में आज के समय में आप किसको रखना चाहोगे, एनिमल को कि प्लांट को? भाई बता दो। तो भाई स्थित कौन होता है? प्लांट होता है,
और चलते कौन है भाई? एनिमल्स चलते हैं, यानी कि जंतु चलते हैं। तो आज के समय पे ये हमें पता चल गया कि जो जंगमा था उसको एनिमल कहा गया, जो अस्थावरा था उसको प्लांट कहा गया। तो अस्थावरा और जंगमा जो था ये भारतीय वैज्ञानिक द्वारा चल और अचल के आधार पर समूह बनाया गया था। अब देखिए, ये अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, चरक और सुश्रुत का क्या है? जंगमा और जंगमा में किसको? एनिमल को। अस्थावरा में किसको? प्लांट को। मतलब ये आज के रूप में समझ आता है। तो इनकी एक पुस्तक है चरक संहिता, इसको भी आप याद रखेंगे भाई, ये याद रखना है। इनकी चरक की एक पुस्तक का नाम है चरक संहिता, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है भाई 3 क्वेश्चन कि चरक और सुश्रुत का जो जीवों का वर्गीकरण था वो किस आधार पर था। तो आप आधार बताओगे चल और अचल में। तो चल वाले में किनको रखा गया है? जंतुओं को। अचल में किसको रखा गया? पौधों को। तो चरक और सुश्रुत ने अचल को किस समूह में रखा? अस्थावरा शब्द था। और चल वाले को जंगमा में रखा था। तो ये था कि मतलब ये कोई विज्ञान पर, वैज्ञानिक तकनीक पर ही आधारित क्लासिफिकेशन नहीं था। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन कहीं से मतलब एनसीईआरटी में भी ये कुछ ना कुछ इसका आधार दिया भी गया है, तो इसलिए आपको ये जानना आवश्यक था। तो मैंने आपको ये बातें स्पष्ट कर दी। अब इसके बाद जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें कुछ वैज्ञानिक आधार लगाया गया, तो सबसे पहले जहां पर वैज्ञानिक आधार पर अरस्तु ने क्लासिफाइड किया। अरस्तु, तो अरस्तु ने जीवों को 2 भागों में बांट दिया, 2 समूह में बांट दिए। अब 2 समूह में एक समूह तो इनका ऐसा था जिसको इन्होंने कहा कि ये भाई प्लांट हैं, और दूसरा इन्होंने कहा कि ये एनिमल्स हैं, ठीक है, जंतु हैं। तो इन्होंने क्या किया, अरस्तु ने जो प्लांट थे इनको 3 कैटेगरी में, छोटे, मीडियम और बड़े में। इन्होंने हर्ब नाम दिया पौधों में, श्रब का नाम दिया पौधों में, और जो बड़े पौधे थे उनको ट्री नाम दे दिए। तो मतलब क्लासिफिकेशन जो था शुरुआत में, इसमें भी कोई विशेष वैज्ञानिक तरीका नहीं था, ये भी ध्यान रखिए, कोई विशेष वैज्ञानिक तरीका नहीं था। लेकिन स्टार्ट इन्होंने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया अपना, कि भाई जो अपना भोजन स्वयं बना पा रहे हैं, स्थिर हैं एक जगह पर, क्योंकि इससे पहले आयुर्वेदाचार्य ने कुछ हिंट तो जरूर दे दिया था, उसी बेस पर इन्होंने कुछ आगे बढ़ाया। एनिमल में क्या किया? एनिमल में इन्होंने ब्लड यानी आरबीसी के आधार पर भी बांट दिया। आरबीसी के आधार पर, आरबीसी के आधार पर इन्होंने क्या किया भाई, कि यानी कि जिसमें ब्लड, जिसमें रेड ब्लड था, भाई आरबीसी के कारण ब्लड रेड होता है, जिसमें रेड ब्लड क्या था, यानी आरबीसी जो थी वो एब्सेंट थी, ठीक है, एब्सेंट। एक में प्रेजेंट है भाई, एक में एब्सेंट है। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है इन्होंने उनको एनेमा वर्ड दिया, एनेमा। और जिसमें नहीं, आरबीसी नहीं थी, उसको एन एनेमा वर्ड दिया, एनेमा वर्ड दिया यहाँ पर। तो यानी कि इन्होंने जंतुओं को 2 छोटे ग्रुप में बांट दिया, कि जिसमें लाल खून था उसको इन्होंने एनेमा कहा, और लाल खून के अलावा कोई भी कलर का, नीला, हरा, पीला, काला कुछ भी हो बट लाल ना हो, सभी को उसने एन एनेमा कह दिया। यानी कि रेड ब्लड क्या है? एब्सेंट। एनेमा का मतलब एब्सेंट, और यहाँ पर क्या है? रेड ब्लड प्रेजेंट है। तो ये क्लासिफिकेशन किसका था? अरस्तु का था। तो अरस्तु ने पौधों को 3 में और जंतुओं को आरबीसी के आधार पर 2 भागों में बांट दिए। तो ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रही होगी। इसके बाद हम चलेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जीवों का जो वर्गीकरण है वो शुरुआत में 2 किंगडम बनाया गया, 2 किंगडम। तो हम यहाँ पर मोटा मोटा हिसाब ये डालेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी 2 जगत प्रणाली। तो 2 जगत प्रणाली को किसने दिया था भाई? 2 जगत प्रणाली को किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने।
अच्छा, कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक भी थी भाई, क्या नाम था? सिस्टमा नेचुरी। इनकी एक पुस्तक का नाम है भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जीवों को दो जगत में बांट दिया था। दो जगत में, एक जगत तो भाई क्या था इनका, एनिमल था यानी एनिमेलिया, और दूसरा इनका क्या था, प्लांटी था। ठीक है, तो एनिमेलिया में सभी जंतुओं को, प्लांटी में सभी पौधों को रख दिया गया, मतलब एनिमेलिया कह दिया गया और इसको प्लांटी। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी नाम था। तो आपको दो तीन बातें यहाँ पर स्पष्ट हो रही होंगी। इसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आपको देखना है। क्लासिफिकेशन यानी तीन जगत प्रणाली में। अब तीन जगत प्रणाली को किसने दिया था भाई, अर्नेस्ट हेकल ने दिया। अर्नेस्ट हेकल ने, इन्होंने तीन जगत क्या बनाया, तीन जगत क्या बनाया भाई। पहला जगत तो आप एनिमेलिया समझ ही रहे हैं, दूसरा आप प्लांटी समझ ही रहे हैं, क्योंकि दो तो पहले से आ चुका था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ जीवों को अलग करके, चाहे वो सेल के आधार पर चाहे न्यूक्लियस के आधार पर, इन्होंने क्या कर दिया, एक नया जगत बना दिया जिसका नाम हो गया प्रोटिस्टा। तो अब यहां से प्रोटिस्टा किंगडम किसने दिया था, प्रोटिस्टा किंगडम भाई अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इसमें किस प्रकार के जीवों को रख रहे हो भाई, आप रख रहे हो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों को इसमें रखते हो। किससे रख रहे हो भाई, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव को रख रहे हो इसमें आप। ठीक है, इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास थ्री हो गया। फोर किंगडम मतलब चार जगत प्रणाली क्लासिफिकेशन। तो चार जगत प्रणाली जो थी, यानी इसको किसने दिया था भाई, कोपलैंड ने। कोप गजब का है, कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, अब ये कोपलैंड ने चार जगत कौन कौन सा बताया भाई, इन्होंने तीन तो आपको पता चल गए, तीन तो आपके सामने लिखा गया। तो चार जगत प्रणाली को किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। आप यहां पर किसको लिखना चाहोगे, तीन का नाम तो अब ये तो याद हो गया होगा भाई, एनिमेलिया, दूसरा प्लांटी, तीसरा क्या बना था भाई आपका, प्रोटिस्टा, और चौथा क्या आ गया आपका, चौथा बता दीजिए भाई, मोनेरा आ गया, मोनेरा। इन्होंने ये कहा कि भाई जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को आपने प्रोटिस्टा में रख दिया था, मतलब हेकल ने। फिर कोपलैंड आए तो इन्होंने कहा भाई यूनिसेलुलर तो हैं, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इनके पास क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इन्होंने उसको क्या कह दिया, मोनेरा, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और वो कैसे हैं, प्रोकैरियोट हैं। सिंगल सेल्ड तो हैं, मतलब यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन ये कैसे हैं भाई, प्रोकैरियोट हैं, मतलब इनके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से इन्होंने क्या कहा कि इनको मोनेरा जगत में रख दिया, मोनेरा किंगडम में। अब बारी आती है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया, तो ये आपके सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन यही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक फाइलोजेनी का उपयोग किया था। फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया था, मतलब इवोल्यूशन के आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत किया था। आर एच वेटिकर ने
इसलिए 5 जगत प्रणाली को सर्वमान्य जगत प्रणाली बनाया गया था। तो 5 जगत प्रणाली किसने दी थी और इनका बेस क्या था, वो बेस हम समझेंगे। तो 5 जगत प्रणाली किसने दी थी भाई? आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है ना, व्हिटेकर ने। और कब दिया था? 1969 में। तो इन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा 5वां जगत बनाया भाई? कौन सा 5वां जगत बनाया? पहला जगत तो आपको पता है कौन सा, एनिमेलिया, हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। दूसरा प्लांटी आया था। तीसरा किसने दिया था आपको 3 जगत में? प्रोटिस्टा किसने दिया था? हेकल साहब ने दिया था प्रोटिस्टा। और चौथा जगत किसने दिया था भाई? चौथा जगत कोपलैंड ने। कौन सा दिया? मोनेरा को दिया। 5वां जगत कौन सा है भाई? आप गेस कर सकते हो कौन सा है? फंजाई है, ठीक है ना। तो फंजाई किसने नाम दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। और इनका जो क्लासिफिकेशन है सर्वमान्य क्लासिफिकेशन था, सर्वमान्य वर्गीकरण था, क्योंकि इन्होंने फाइलोजेनी का उपयोग किया था, यानी जीवों में विकासीय लक्षण को देखते हुए उनको क्लासिफाइड किया था। किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने। तो यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रही होगी। और उसके बाद अगर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देखना चाहेंगे तो कार्ल ऊज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डोमेन बना दिया था। उसको आप 6वां क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, लेकिन आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, आर.एच. व्हिटेकर का, इनका बेस क्या था, ये चीज़ आपको जानना बड़ा आवश्यक था। यहाँ से क्लास 11th और नीट के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं और बनते भी हैं। तो आप लोग को ये, और वैसे बीपीएससी के लिए बॉटनी का सिलेबस माना जाएगा, तो ये आप लोग वहाँ पर भी तैयारी कर सकते हैं। और पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।